सीरिया के अलेप्पो पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का दावा किया गया है। विद्रोही संगठन हयात यानी जो एचटीएस है, इसका अलेप्पो पर कब्जा। अलेप्पो में सीरियाई आर्मी पीछे हटी है। तो आप ये देखिए हो क्या रहा है। अलेप्पो जो कि दूसरा बड़ा शहर है और आर्थिक तौर पर एक बड़ा गढ़, वहां पर रेबल्स का कब्जा। अल्लाहू अकबर। तो अलेप्पो पर हयात का कब्जा हो गया। बड़ी खबर क्या है पहले आप ये जानिए। बड़ी खबर यह है कि अलेप्पो पर विद्रोही संगठन हयात का कब्जा हो गया है। शहर के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया गया है। हयात के लड़ाकों ने अलेप्पो को कब्जे में लिया है। हयात के सामने सीरिया की आर्मी ने घुटने टेक दिए। ये इस वक्त आप देखिए हालात है वहां पर। सीरिया की सरकारी सेना अलेप्पो से भाग खड़ी हुई है। प्रमुख सरकारी जगहों पर इस वक्त हयात का कब्जा है। अलेप्पो हवाई अड्डे से सीरियन सेना भागी है। दोबारा कब्जा 2016 के बाद अलेप्पो पर फिर से विद्रोहियों का कब्जा हुआ है। 2016 में सीरियाई सेना ने विद्रोहियों को भगाया था। रूस, ईरान और क्षेत्रीय शिया लड़ाकों ने इसमें मदद की थी। महीनों चली लड़ाई के बाद विद्रोहियों को खदेड़ा गया था। तो ये इस वक्त जो हालात हैं वो सीरिया के अंदर नजर आ रहे हैं, जहां पर अभी एक जो अपर हैंड है वो रेबल्स के साथ नजर आ रहा है। पीके खोज तक सवाल मेरा आपसे है। आप देखिए 2011 से बात करें तो सीरिया में लगातार असद सरकार के खिलाफ वहां पर मूवमेंट हो रहा है। विद्रोही लगातार वो अपनी जंग को बढ़ा रहे, लेकिन अब जो कामयाबी मिल रही है ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें खास तौर पर जो इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका, तुर्की और इजराइल की है। क्या इसी वजह से विद्रोही लगातार वहां पर गेन कर रहे हैं ग्राउंड को? देखिए, मैं इन दोनों मामलों पर थोड़ा सा और ध्यान से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो बशर असद थे उनको कौन सहायता कर रहा था? उनको सहायता कर रहे थे ईरान और फिर हिजबुल्ला और रूस। अभी देखिए क्या हुआ है कि रूस ने थोड़ी अपनी जिसे कहते हैं कॉम्प्लिसेंसी आ गया है, क्योंकि वो यूक्रेन में इन्वॉल्व हैं, उस पर ज़्यादा ट्रुप्स भेज रहे हैं। फिर ईरान और हिजबुल्ला को तो पता ही है कि इजराइल के साथ वो ज़्यादा इन्वॉल्व है अभी लेबनान में, तो वो भी थोड़ा कम दृष्टि दे रहे हैं सीरिया की ओर। तीसरी बात ईरान अभी हिजबुल्ला को भी सहायता कर रहा है और यहाँ पर इजराइल से भी जूझ रहा है। तो ऐसा हुआ कि उनका जो दृष्टि था असद के ऊपर वो कम हो गया। जो भी एडवाइजर्स थे वो वापस आ गए। तो जो अभी रिबेल्स क्या हैं? जो हयात है वो एक्चुअली अल कायदा का एक एफिलिएट है। वो यहाँ पर किसके सहारे आ रहा है? वहाँ पर यूएस है जो कुर्दिश को संभाल रहे हैं और सुन्नी फ्रैक्शंस को तुर्की संभाल रहा है जी। तो ये एक प्रॉक्सी वॉर है। जब भी रूस, हिजबुल्ला और ईरान ने अपनी कमजोरी तो नहीं कहूँगा, अपना दृष्टि थोड़ी दूर किया, बस इन्होंने फिर अटैक किया और अलेप्पो को बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही प्रोफेसर सतीश कुमार। किस तरह से आप देखते हैं, और सीरिया का जब जिक्र होता है ना, तो वो दुनिया का सबसे खूंखार खतरनाक आतंकी संगठन आईसिस, उसने क्या क्या किया वो कड़वी यादें भी सबके जहन में जिंदा हो जाती हैं। और हमें पता है कि रूस और ईरान ने कैसे मिलकर इस आतंकी संगठन को नेस्तनाबूद किया था, इसे खत्म किया था। और पिछले 8 सालों से रूस और ईरान की मदद से ही सीरिया में बशर अल असद की सरकार चल रही थी। लेकिन अब तुर्की की शय पर इस तरह से विद्रोही गुटों का यूं सामने आ जाना, जंग छेड़ देना सीरिया की सरकार के खिलाफ, मंशा क्या नजर आती है इसकी? बिल्कुल, देखिए, ये अगर इसे हम अरब स्प्रिंग पार्ट 2 के रूप में अगर बाद में पढ़ेंगे तो हैरत अंगेज नहीं होगा। लेकिन जब इंटरनल फैक्टर्स में बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप होता है तो स्थिति बड़ा ही डिफरेंट टर्न लेती है। 2016 में हमको याद है कि अमेरिका और रूस के बीच में
युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी वो सीरिया को लेकर, क्योंकि रूस का मानना था कि एक मजबूत नेता के द्वारा ही आईएसआईएस या आतंकी संगठनों को कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि अमेरिका ठीक इसके विपरीत दिशा में काम कर रहा था और सीरिया को लेकर रूस और अमेरिका के बीच में द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई थी। आज भी स्थिति जो अरब स्प्रिंग के मैंडेट के तहत जो परिवर्तन की खाका खींचा गया था वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स उस समय भी हावी थे और आज भी हावी हैं। लेकिन आज स्थिति प्रतिकूल रूस के लिए इसलिए भी है कि रूस पिछले 2 सालों से ज़्यादा अपने पूरी शक्ति यूक्रेन में लगाए हुए है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें नहीं लगता कि वो सीरिया के राष्ट्रपति को बहुत कॉन्क्रीट मदद पहुंचा पाएगा। तो नाटो दूसरी तरफ नाटो के सारे सजो सामान रेबल को मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्पिल ओवर इफेक्ट का बहुत ज़्यादा संशय है और हो सकता है कि वो मिडिल ईस्ट को अपने एक के बाद अन्य देशों पर इसका असर बिल्कुल यही होता हुआ नजर आ रहा है। सीरिया में ऐसे हालात इतनी जल्दी हो जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। आप देखिए कितने बड़े बड़े देशों का इन्वॉल्वमेंट है, जंग सीरिया में चल रही है, लेकिन इसका व्यापक असर पूरी दुनिया में हो सकता है। यही वजह है कि हम ये बात कह रहे हैं।